गुड इवनिंग डियर स्टूडेंट। आज मैं आपको +2 पॉलिटिकल साइंस का 4th लेसन कराने जा रहा हूँ, जिस लेसन का नाम है भारत के विदेश संबंध। पहले आपको 3rd लेसन करा चुका हूँ, उसके नोट्स प्रोवाइड हो चुके हैं। आज नेक्स्ट लेसन, ये 2nd लेक्चर है इस पॉलिटिकल साइंस का। इसमें आपको 4th लेसन के जो भारत की विदेश नीति है उसके बारे में बताया जाएगा कि जो भारत की एक दूसरे देश से विश्व के अन्य देशों के साथ कैसे मित्रतापूर्ण संबंध है या शत्रुतापूर्ण संबंध है, किस तरीके के संबंध हैं। तो भारत की पहले तो है कि विदेश नीति का अर्थ क्या है। विदेश नीति का अर्थ आपको मैं एग्जाम्पल के अगर आपके समाज के आधार पर समझाना चाहूँ तो जब कोई भी व्यक्ति समाज से अलग रहकर अपनी कह सकते हो कि आर्थिक अर्थव्यवस्था को या फिर अपनी इच्छाओं की पूर्ति नहीं कर सकता, समाज में रहते हुए बाकी समाज के दूसरे लोगों से भी उनके व्यवहार अच्छे होने चाहिए, क्योंकि एक व्यक्ति जो जीवन में उपयोग होने वाली सभी वस्तुओं का उत्पादन नहीं कर सकता, उसी प्रकार एक देश पूरे विश्व के बाकी देशों से अलग रहकर अपने ही उत्पादन से अपने आर्थिक विकास नहीं कर सकता, विकसित देशों की लाइन में खड़ा नहीं हो सकता। तो ये होता है विदेश नीति का अर्थ कि एक देश दूसरे देशों के प्रति किस तरीके की नीति को अपनाता है, कि उनसे कैसा व्यवहार करना है, कैसे संबंध रखने हैं, तो उस चीज़ को बोलते हैं विदेश नीति। अब भारत की बात कर लेते हैं। भारत की विदेश नीति के निर्धारक तत्व की भारत की विदेश नीति किन तत्वों के ऊपर निर्धारित है, किन तत्वों पर टिकी हुई है या किन तत्वों के आधार पर अपनाई गई है। उसमें 2 कारण हैं, एक आंतरिक कारण और एक बाह्य कारण। आंतरिक कारण होता है किसी जो कोई देश है उसके अपने देश के अंदर के कारण, कि उन्होंने अपने देश के सिचुएशन को देखकर किस देश के साथ कैसी नीति अपनाई है। बाह्य कारण होते हैं कि पूरे विश्व में देखकर कि भाई किस देश के साथ हमें किस किस चीज़ का समस्या आ रही है विश्व में, उनका विरोध करना है या उनका सपोर्ट करना है। कोई अच्छी चीज़ें हैं तो उनका सपोर्ट करना है, अगर कोई गलत चीज़ें हैं तो उनका विरोध करना है। तो पहले मैं आपको भारत के जो आंतरिक कारण हैं उनके कारण लेके चलता हूँ कि भारत की विदेश नीति कैसी है, किस प्रकार से अपनाया गया है। पहला पॉइंट है भौगोलिक परिस्थितियाँ। किसी भी देश की विदेश नीति अपनाने में या विदेश नीति के निर्धारण करने में भौगोलिक परिस्थितियों का अपना विशेष महत्व है। भौगोलिक परिस्थितियाँ किसी भी देश की जैसे बनावट, जिसमें पहाड़ है, पर्वत हैं, या फिर जैसे भारत का कितना क्षेत्र स्थलीय सीमाओं से घिरा हुआ है, कितना समुद्री मार्ग से घिरा हुआ है। भारत के 2 साइड में, जैसे पश्चिमी में कहा जाए तो रूस साम्यवादी शासक है, वहीं अगर उत्तर पूर्व की बात की जाए तो चाइना भी है। तो ऐसे अगर इन देशों के साथ में कटुपूर्ण संबंध कह सकते हो कि शत्रुतापूर्ण संबंध रखे जाते हैं तो हमें नुकसान होता है। उधर हमारे समुद्री मार्ग से भी समस्याएं पैदा हो सकती है और उधर स्थलीय सीमा से भी। तो किसी न किसी एक देश से हमें संबंध अच्छे रखने होंगे ताकि हम भी अपनी सिचुएशन को संभाल सकें, हम दोबारा से गुलामी की परिस्थिति में ना जाएं। तो अब दूसरा पॉइंट है आर्थिक परिस्थितियाँ। आर्थिक परिस्थितियों के भी अपनी अहमियत होती है। यदि किसी देश की आर्थिक स्थिति अच्छी होती है तो वो विदेश नीति में कुछ फेरबदल कर सकते हैं या कह सकते हैं दूसरे देशों के ऊपर दबदबा बना सकता है। लेकिन भारत ऑलरेडी पहले गुलाम रह चुका है, 1947 में आज़ाद हुआ, 47 में आज़ाद हुआ। तो उस टाइम तक भारत की आर्थिक स्थिति अच्छी न होने के कारण बाकी विश्व के देशों के साथ में मैत्रीपूर्ण संबंध बनाना कह सकते हो कि एक मजबूरी थी, या उस टाइम अपनी आर्थिक स्थिति को सुधारने के लिए बाकी विश्व के देशों की सहायता लेना भी आवश्यक था। इसलिए भारत ने अपनी आर्थिक स्थिति के आधार पर दूसरे देशों से संबंध, मित्रतापूर्ण संबंध बनाए हुए हैं। तीसरा है सांस्कृतिक परंपराएं।
इसमें आप ऐतिहासिक भी ले सकते हो, सांस्कृतिक परंपराएं भी ले सकते हो। इसमें ये दिखाया गया है कि जो भारत की इतिहास है या परंपराएं हैं, उनमें जो भी जैसे नानक थे, बुद्ध थे, महात्मा गांधी थे, इनके सभी के स्वाभाविक स्वभाव कह सकते हो या कह सकते हो कि उनका दृष्टिकोण जो था वो शांति प्रिय में था। उनका स्वभाव था वो अहिंसावादी था, हिंसा नहीं कर सकते थे। तो इस कारण भी भारत के आंतरिक कारण है कि भाई शुरू से ही इतिहास से ही भारत शांति में विश्वास रखता है। एक राष्ट्रीय हित होता है, राष्ट्रीय हित में होता है कि भारत जैसे अपने विदेश नीति अपना रहा है, तो राष्ट्रीय हित कि देश का भला किस नीति में है, किस तरीके के विदेशी संबंध विदेशों से बनाए जाएं जिसमें अधिक से अधिक देश का हित हो सके। देश का हित कब होता है? जब देश की आर्थिक सिचुएशन बढ़िया होती है, आर्थिक सहायता कह सकते हो कि आर्थिक स्थिति अच्छी हो जाए, बाकी देशों में जैसे बड़े बड़े अच्छे यूएन जैसे संगठन है उनमें शामिल हो जाएं, लोगों की जो गरीबी है वो ख़त्म हो जाए, इस तरीके से ख़त्म करना, ये सारे राष्ट्रीय हित है। एक नेक्स्ट सैनिक तत्व आता है। सैनिक तत्व के कारण भी विदेश नीति निर्धारित की जाती है। सैनिक तत्व में कारण था कि इसमें एग्जाम्पल आपको मैं देना चाहूँगा कि अमेरिका और पाकिस्तान का, भारत और रूस का, क्योंकि भारत रूस से कोई संबंध रखने में पहले इतना रुचि नहीं थी, लेकिन मजबूरी में जैसे पाकिस्तान को अमेरिका की तरफ से सपोर्ट किया जा रहा था और उन्होंने पहले से हथियार दिए जा रहे थे, लेकिन 1971 के युद्ध में अमेरिका ने खुलेआम अमेरिका ने पाकिस्तान की सहायता की तथा उन्हें आधुनिक हथियार दिए। उसी कारण भारत ने रूस से 20 साल के लिए सैनिक संधि करनी पड़ी, और जिसमें भारत ने भी दूसरे से फ्रांस है, रूस है, उनसे आधुनिक हथियार खरीदने पड़े। तो ये सारे अपने विदेश नीति के अंदर आते हैं कि भाई हमारे दूसरे, मान लीजिए अमेरिका के साथ पहले नहीं थे, अब ठीक हैं, लेकिन उसकी अपेक्षा हमें फिर रूस वगैरह से सहायता लेनी पड़ी, उनसे हथियार खरीदने पड़े। तो ये होता है सैनिक तत्व। एक कुछ जहाँ तक कह सकते हो कि संवैधानिक व्यवस्थाओं में आप कह सकते हो कि अनुच्छेद 51 में इनका जिक्र किया गया है। संवैधानिक व्यवस्था में, हमारे संविधान के अनुच्छेद 51 में ये विदेश नीति के संबंध में जो सिद्धांत दिए गए हैं, उसमें पहला सिद्धांत कहा गया है कि भाई अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा को बढ़ावा देना। तो ये भी हमारी विदेश नीति पर आधार में अहमियत रखता है। राष्ट्रों के बीच न्याय संगत और सम्मानपूर्ण संबंधों को बनाए रखना, संगठित लोगों के एक दूसरे व्यवहारों, अंतर्राष्ट्रीय विधि और संबंधों के प्रति आदर सम्मान रखना, अंतर्राष्ट्रीय विवादों को मध्यस्थता द्वारा निपटाना, कि भाई जब किसी दो देशों के बीच में अगर गुटबंदी हो रही है, बहसबाजी हो रही है, तो उनके बीच में समझौता, जैसे आम आप समाज में भी यही होता है कि जब दो परिवारों में या दो लोगों में किसी का झगड़ा होता है तो बीच में तीसरा व्यक्ति आकर उनका फैसला कराता है। ये आपके थे आंतरिक कारण। अब मैं बता रहा हूँ कि बाह्य कारण। बाह्य कारण होते हैं कि किसी दूसरे, अपने देश को छोड़कर बाकी विश्व के दूसरे देशों में कैसी सिचुएशन है, किस आधार पर है, तो उनके आधार पर बताया जाता है कि अंतर्राष्ट्रीय तत्व। अंतर्राष्ट्रीय तत्व में आता है कि जो भी भारत के जैसे विदेश नीति के निर्धारण के अंतर्राष्ट्रीय तत्व में, जब भारत स्वतंत्र हुआ उस समय संविधान गुट और अमेरिकी गुट के शीत युद्ध का चल रहा था। तो भारत ने जो गुटनिरपेक्षता अपनाई थी उस समय, वो भी भारत की एक विदेश नीति थी कि भारत ने ऐसे सिचुएशन को देखते हुए कि पूरा विश्व दो हिस्सों में बढ़ता जा रहा था, एक सोवियत संघ का गुट था और एक अमेरिकी का गुट था, तो उसमें भारत ने मध्यस्थता का काम किया और गुटनिरपेक्षता को अपनाया। तो ये एक भारी वो था। एशियाई देशों का नया उभरता युग, इसमें ये दिखाया गया है कि जैसे जो दूसरे विश्व युद्ध से पहले भी कि जो दूसरे देश ब्रिटेन जैसे राष्ट्र के गुलाम थे, वो धीरे धीरे आज़ाद हो रहे थे और संघर्ष कर रहे थे, और
विकसित देशों की ओर अग्रसित हो रहे थे, कह रहे विकासशील हुए और विकसित देशों की ओर अग्रसर हो रहे थे, अपनी आर्थिक स्थिति को सुधारने में प्रयास कर रहे थे। ये भी बाह्य कारण था कि सभी अपने अपने अलग थे, किसी दूसरे की सपोर्ट पर अपने आर्थिक स्थिति को, अर्थव्यवस्था को बनाए रखना नहीं चाहते थे, अपनी अर्थव्यवस्था को अपने देश पर निर्भर करना चाहते थे। एक आतंकवाद के कारण भी, जब किन्हीं दूसरे राष्ट्रों के कारण, अगर आतंकवाद एक सामूहिक समस्या है, किसी एक देश की समस्या नहीं है, इसलिए आतंकवाद के ऊपर भी विदेश नीति निर्भर करती है। कोई एक देश आतंकवाद को ना ख़त्म कर सकता है, कह सकते हो, और ये ना किसी एक देश की समस्या है। आतंकवाद ना ही विकासशील बल्कि विकसित देशों की भी समस्या है। आतंकवाद से विकसित देश भी बचे हुए नहीं है, वहाँ पर भी आतंकवादी घटनाएं होती रहती हैं, जिसलिए भारत की विदेश नीति में इसके विरोध में सहयोग किया जाता है, इसका समर्थन किया जाता है कि भाई आतंकवाद को कैसे ख़त्म किया जाए। जो संगठन बनाए जाते हैं उसमें भारत का भी सहयोग होता है। ये विदेश नीति। विश्व शांति स्थापित करने के लिए भी भारत ने एक निशस्त्रीकरण को अपनाया। प्रतिस्पर्धा जो चुनौती बनी हुई थी, उस निशस्त्रीकरण को समर्थन किया। भारत ने क्या अपनी विदेश नीति के निर्माण में सदैव ही विश्व शांति को प्राथमिकता देता रहा है। जैसा कि मैं आपको पहले बता चुका हूँ कि भारत में सदैव इतिहास ऐसा रहा है कि अहिंसावादी लोगों से प्रेरणादायक रहे हैं। तो विश्व शांति स्थापित करने के लिए भी ये अपनी विदेश नीति को इस तरीके का कह सकते हैं कि परमाणु शक्ति हुई या इनमें करना, इनका समर्थन करना होता है। अब मैं आपको लेके चलता हूँ इसमें नेक्स्ट पॉइंट पे कि भारत की विदेश नीति के प्रमुख सिद्धांत। ये तो हो गया कि भाई किन सिद्धांतों, किन तत्वों के ऊपर निर्धारित की गई है। अब भारत की अपनी विदेश नीति के मुख्य सिद्धांत क्या हैं, उन्होंने अपनी विदेश नीति में क्या क्या शामिल किया है। अपनी विदेश नीति में पहला पॉइंट है कि गुटनिरपेक्षता। गुटनिरपेक्षता मैं आपको बता चुका हूँ कि जब किसी भी गुट में शामिल न होना गुटनिरपेक्षता कहलाता है। जब जैसे अगर समाज में भी झगड़ा होता है और एक मान लीजिए 10 परिवार हैं और उसमें 5 परिवार उधर हो जाते हैं और 5 परिवार एक तरफ दूसरी साइड हो जाते हैं, लेकिन एक परिवार उसमें किसी की साइड न होकर स्वतंत्र रहता है, उस तरीके के होता है कि गुटनिरपेक्षता, किसी भी गुट में शामिल न होना। ये भारत ने अपनी विदेश नीति का मुख्य सिद्धांत रखा है। एक उपनिवेशवाद। उपनिवेशवाद भी मैं आपको पहले +1 में कई बार बताया, फिर से बता रहा हूँ। उपनिवेशवाद का विरोध होता है कि किसी भी राष्ट्र को दूसरे राष्ट्र के शासक द्वारा गुलाम करना या वहाँ पर शासन चलाना उपनिवेशवाद कहलाता है। भारत ने अपनी विदेश नीति में इसका विरोध किया है, क्योंकि भारत उन यातनाओं से परिचित है जो ब्रिटेन के गुलामी के समय भारतीयों ने सही थी, इसलिए भारतीय विदेश नीति में इसका विशेष उल्लेख किया गया। जातिवाद तथा रंग भेद का विरोध। भारत इस चीज़ के भी खिलाफ है, विदेश नीति का मुख्य सिद्धांत अपना रखा है कि जहाँ पर जातिवाद या रंग भेद का विरोध किया जाता है उसके भी विरोध है कि ऐसा नहीं होना चाहिए, उनके खिलाफ आवाज़ उठाते हैं। और जो ये पीड़ित होते हैं रंग भेद या जातिवाद से जो देश, उनका समर्थन करते हैं, और जो इनका गलत प्रयोग करते हैं जहाँ पर भेदभाव किया जाता है उनका विरोध करते हैं। तो ये भी कह सकते हो कि भारत की विदेश नीति का मुख्य सिद्धांत है। नेक्स्ट पंचशील समझौता है, और पंचशील सिद्धांत। ये पंचशील सिद्धांत वैसे हुआ तो था भारत और चीन के बीच 1954 में। इसमें 5 सिद्धांत दिए गए थे, जैसे एक दूसरे के ऊपर आक्रमण नहीं करेंगे, एक दूसरे की सीमाओं का उल्लंघन नहीं करेंगे, एक दूसरे का सम्मान करेंगे, एक दूसरे की अखंडता प्रभुसत्ता को बनाए रखेंगे। इस तरीके के 5 सिद्धांत थे, और इन्हीं 5 सिद्धांतों को भारत ने दूसरे देशों के प्रति अपनाया है कि भाई हम भी किसी दूसरे देश की या कोई आंतरिक मामला है उनमें हस्तक्षेप नहीं करेंगे किसी देश के। तो ये हैं आपके 5 पंचशील सिद्धांत। निशस्त्रीकरण आता है। निशस्त्रीकरण का पहले अर्थ बता दिया जाता है कि निशस्त्रीकरण क्या होता है। निशस्त्रीकरण ऐसा
कह सकते हो कि वो हथियार जो संपूर्ण मानव जाति के लिए खतरनाक हैं उनको नष्ट कर देना, उनको ख़त्म कर देना निशस्त्रीकरण कहलाता है और इसका समर्थन करना। तो निशस्त्रीकरण का भी भारत ने विरोध किया है, या कह सकते हो अपनी विदेश नीति का मुख्य सिद्धांत रखा है कि भाई दुनिया से जितने भी न्यूक्लियर परमाणु हथियार हैं, मिसाइल वगैरह हैं, इनको नष्ट कर देना चाहिए, क्योंकि ये संपूर्ण मानव जाति के लिए खतरनाक है। इनको पूरी संपूर्ण मानव जाति को नष्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट है यूएनओ का, संयुक्त राष्ट्र संघ का समर्थन करना, कि जो यूएनओ संगठन बना हुआ है सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद 24 अक्टूबर 1945 को इसकी स्थापना हुई थी। इसके जो 5 स्थायी सदस्य होते हैं और 10 अस्थायी सदस्य होते हैं, उसमें जो ये संगठन पूरे वर्ल्ड के लिए काम करता है, विश्व के लिए काम करता है। और इस संगठन में का भारत 7 बार, लगभग 8 बार अस्थायी सदस्य भी रह चुका है। तो भारत ने यूएनओ के जो भी अभियान चलाए गए हैं संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा, उसमें काफ़ी समर्थन किया है और अपनी विदेश नीति में भी उसको मुख्य कह सकते हो कि मार्गदर्शक के रूप में रखा है, हमेशा उसका समर्थन करता रहा है। मित्रतापूर्ण संबंध भी भारत की विदेश नीति का ही अंग है। मित्रतापूर्ण संबंध का मतलब है कि भाई बाकी राष्ट्रों से, अपने पड़ोसी राष्ट्रों से या विश्व के सभी राष्ट्रों से मित्रतापूर्ण संबंध बनाए रखने पर भी भारत जोर देता रहता है कि किसी के साथ शत्रुता न रखी जाए, सभी के साथ मित्रता बनाए रखी जाए। आतंकवाद का विरोध, ये आपको मैं पहले भी बताया है कि आतंकवाद विरोध, क्योंकि आतंकवाद किसी एक राष्ट्र की समस्या नहीं है, चाहे वो विकसित हो चाहे विकासशील हो, सभी राष्ट्रों की समस्याएं हैं। तो इसलिए भारत ने अपनी विदेश नीति में आतंकवाद का विरोध भी मुख्य सिद्धांत रखा है। मानव अधिकारों के प्रति सम्मान, मानव अधिकारों के प्रति सम्मान कह सकते हो कि जो मानव को अधिकार मिले हुए हैं उनके प्रति सम्मान रखता है। 10 दिसंबर 1948 को यूएनओ की तरफ से मानव अधिकार प्रदान किए गए थे, मान्यता दी गई थी कि इन मानव अधिकारों को कोई हनन नहीं कर सकता। तो भारत ने भी अपनी विदेश नीति में उनका मुख्य उल्लेख किया गया है। अब मैं आपको नेक्स्ट इसका पॉइंट करता हूँ कि गुटनिरपेक्षता आंदोलन में भारत की भूमिका। गुटनिरपेक्षता आंदोलन में भारत की क्या भूमिका रही, उस चीज़ से आपको परिचित कराता हूँ। सेकेंड वर्ल्ड वार के बाद, फर्स्ट वर्ल्ड वार हो चुका था, सेकेंड वर्ल्ड वार 1939 1945 के बीच में, उस टाइम कि में जब भी कोई राष्ट्र जैसे गुलामी से स्वतंत्र होता जा रहा था दूसरे उपनिवेशित राष्ट्रों से, तो जब भी मैंने आपको बताया कि एक अमेरिकी राष्ट्र था यूनाइटेड स्टेट और एक सोवियत संघ, 2 गुटों में पूरा विश्व बटा हुआ था। उस टाइम जो भी राष्ट्र अलग स्वतंत्र हो रहा था वो या तो अमेरिकी गुट में या सोवियत संघ वाले रूस के गुट में शामिल होता जा रहा था। लेकिन भारत 1947 को जैसे आज़ाद हुआ तो भारत ने अपने सिचुएशन को देखते हुए कि पहले गुलामी का रह चुके थे, भारत किसी के भी अधीन रहना नहीं चाहता था, अपनी स्वतंत्र आर्थिक नीति को अपनाना चाहता था, इसलिए भारत ने किसी भी गुट में शामिल नहीं होने का फैसला किया और दोनों से कह सकते हो कि किसी के साथ भी शत्रुतापूर्ण संबंध स्थापित नहीं हुए, दोनों से मित्रता संबंध स्थापित किए, क्योंकि भारत दोनों गुटों से कह सकते हो कि यह विश्व के बाकी सभी देशों से लाभ लेना चाहता था या फ़ायदा उठाना चाहता था। क्योंकि जो मैंने पहले बताया कि एक देश से अपने सभी चीज़ों का उत्पादन अपने देश में नहीं कर सकता है, अपनी आर्थिक सिचुएशन को अच्छी नहीं कर सकता, आर्थिक व्यवस्था को बनाए नहीं रख सकता अकेला देश अपने लिए, बाकी विश्व के देशों का भी सहयोग होता है उसमें। तो भारत ने भी गुटनिरपेक्षता अपनाकर किसी भी गुट से या किसी विश्व के बाकी देशों से शत्रुतापूर्ण संबंध स्थापित न करने की बजाय गुटनिरपेक्षता को अपनाया और सभी से मित्रतापूर्ण संबंध अपनाए, जिससे कह सकते हो कि भारत ने तीसरे विश्व युद्ध का भी जो संभावना थी उसको ख़त्म कर दिया। जहाँ तक अगर सारे देश सभी जो भी आज़ाद होते फिर गुट में शामिल होते रहते तो अधिक समय नहीं बीतता कि तीसरा विश्व युद्ध भी हो जाता, लेकिन गुटनिरपेक्षता अपनाने के कारण
अभी तक तीसरा विश्व युद्ध नहीं हुआ है और अब तक गुटनिरपेक्षता अपनाने वाले देशों की संख्या 120 है। अब भारत और चीन के संबंध में, भारत और चीन के संबंध कह सकते हो कि मैं आपको थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देता हूँ कि इतने अच्छे संबंध भारत और चीन के कभी भी नहीं रहे हैं, हमेशा शत्रुतापूर्ण संबंध रहे हैं। 1954 से ही जब बार बार सीज फायर का उल्लंघन हो रहा था, सीमाएं का उल्लंघन हो रहा था, उस टाइम पंचशील समझौता रखा किया गया, लेकिन उसका भी कह सकते हो कि पूर्ण रूप से नहीं किया गया। और फिर नेक्स्ट चलकर 1962 में चीन ने भारत के ऊपर आक्रमण कर दिया था। तो इन कह सकते हो कि भारत और चीन के बीच भी आदि के अच्छे संबंध नहीं रहे। अनेक समझौते संधि होने के बाद भी दोनों गुटों में लगभग सिचुएशन तनावपूर्ण ही बनी हुई है। लेकिन हाँ, ये है कि कुछ आयात निर्यात, एक्सपोर्ट इंपोर्ट किए जाते रहे हैं, लेकिन फिर भी मित्रतापूर्ण संबंध नहीं है, ना ही इतने शत्रुतापूर्ण संबंध है। भारत और पाकिस्तान के संबंध के बारे में तो आप सभी परिचित हैं कि जब से भारत और पाकिस्तान आज़ाद हुआ है तब से और अब तक भारत के कभी मित्रतापूर्ण संबंध हुए ही नहीं हैं। जैसे भारत और चीन के साथ में पंचशील समझौता हुआ था 1954 में, ऐसे ही 1966 में भारत और पाकिस्तान के बीच भी ताशकंद समझौता हुआ था। लेकिन ताशकंद समझौता पहले भी 1900 कह सकते हो आज़ादी के बाद तुरंत जम्मू कश्मीर के ऊपर हमला हुआ, जो अभी POK बोला जाता है, उसको जम्मू कश्मीर के राजा हरि सिंह की उस पर आक्रमण करके उसको कब्जा कर लिया गया। उसके बाद फिर 1965 में भी युद्ध किया गया, फिर 1971 में युद्ध हुआ, फिर कारगिल युद्ध 1999 में हुआ और बार बार सीज फायर उल्लंघन होता रहा है, आतंकवादियों को भेजता रहा है। तो इस तरीके से भारत और पाकिस्तान के संबंध भी मैत्रीपूर्ण नहीं है, हमेशा शत्रुतापूर्ण ही रहे हैं, बयानबाजी चलती रहती है। तो ये आज आपका 4th लेसन था, जो लगभग मेरी तरफ से मेन पॉइंट थे। मैंने सभी पॉइंटों को टच करने की कोशिश की है, आपको समझाने की कोशिश की है, और अभी इसको आपके इसके असाइनमेंट और नोट्स भी प्रोवाइड करवा दिए जाएंगे। थैंक यू।